हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थॉट ऑफ द सोफिस्ट। सोफिस्ट राजनीतिक चिंतन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सोफिस्ट कौन थे और वो एथेंस में क्या करते थे और एथेंस में क्यों आए। तो देखो, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब एथेंस में लोकतंत्र का विकास हो रहा था तो उस समय विचार की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। तो उससे पुराना भूस्वामी अभिजात वर्ग जो था और नया व्यापार संपन्न वर्ग जिसका उदय हो रहा था, उन दोनों के बीच में राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिद्वंदिता चल पड़ी। तो ऐसी कंडीशन में जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए तर्क कला की आवश्यकता महसूस होने लगी और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे वैज्ञानिक शिक्षकों का समूह अस्तित्व में आया जिन्हें सोफिस्ट कहा गया। देखो, सोफिस्टों से पहले भी काफ़ी थिंकर हो चुके थे जिनका यूनान के चिंतन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा, जैसे कि थैल्स, एनेक्समिंडर, एनेक्समेनेस, पाइनाइडिस, जीनो, हिरेक्लिड्स, ल्यूसियम, एनेक्सिगोरस आदि। उसके बाद आता है सोफिस्ट कौन थे। सोफिस्ट जो थे वे बाहर से आए थे और वे यूनान के निवासी नहीं थे और उस समय उन्हें मेटिक्स कहा जाता था। जो सोफिस्ट थे वे शिक्षकों के रूप में एथेंस में आते थे और वहाँ कुछ समय के लिए ठहरते, फिर वे उन लोगों को शिक्षा देते थे जो लोग उनसे शिक्षा लेना चाहते थे। सोफिस्ट शब्द की उत्पत्ति सोफिया से हुई है, जो कि एक यूनानी शब्द है और जिसका अर्थ होता है बुद्धि। तो सोफिस्ट का अर्थ हुआ बुद्धिमान व्यक्ति। आगे चलकर सोफिस्ट का अर्थ ये भी लिया गया कि जो व्यक्ति तर्क द्वारा गलत को सही और सही को गलत ढंग से पेश करने की कला में पारंगत हो, उसे सोफिस्ट कहा जाने लगा। सोफिस्ट जो थे वे तर्क कौशल और वाक निपुणता की शिक्षा देते थे। इसके अलावा वे दर्शन, राजनीति, अलंकार शास्त्र और भाषण कला आदि की शिक्षा भी दिया करते थे। तो इसी संबंध में सेवाइन ने कहा है कि सोफिस्ट भ्रमणशील शिक्षक थे और ये पारिश्रमिक लेकर शिक्षा प्रदान करते थे और इनका जीवन इसी पारिश्रमिक के सहारे चलता था। देखो, उस समय क्या होता था, न्यायाधीश जो होते थे उन्हें लॉटरी पद्धति से चुना जाता था। तो लॉटरी पद्धति से चुने जाने के कारण उन्हें कानूनों का ज्ञान तो होता नहीं था, जिसके कारण उन्हें अपना मुकदमा स्वयं लड़ना होता था और मुकदमा लड़ने के लिए तर्क कौशल का आना आवश्यक होता है, जिससे कि वो न्यायाधीशों की भावनाओं को अपने पक्ष में कर सके। तो इसीलिए उन्हें तर्क कौशल की शिक्षा सोफिस्टों द्वारा दी जाने लगी ताकि वो जनता का समर्थन भी प्राप्त कर सके और शासन तंत्र में उच्च स्थान भी प्राप्त कर सके और जो न्यायालयों के प्रभाव से अपने आप को बचा सके। इसके बदले में सोफिस्ट एक ऊंचा शुल्क लेते थे, जिससे क्या होता था, धनी लोग ही उनके शिष्य बन पाते थे। जो नॉर्मल आदमी था वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। सोफिस्ट जो थे वे तकनीकी स्वरूप की शिक्षा दिया करते थे, वे उदार और सैद्धांतिक तरह की शिक्षा नहीं देते थे। सोफिस्ट अपने जो स्टूडेंट होते थे उन्हें व्यवहारिक जीवन में निपुण बनाने की शिक्षा दिया करते थे। लवर्स ऑफ विजडम एंड लर्निंग कहा है। अब सोफिस्टों की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सोफिस्ट जो थे उनमें एक केंद्रीय विचारधारा नहीं पाई जाती थी। उन लोगों में सामूहिक दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता था। सोफिस्ट जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे भाषण कला, अलंकार शास्त्र, दर्शन, राजनीति आदि की शिक्षा दिया करते थे। उनमें से ही एक सोफिस्ट जिसका नाम हिप्पियास है, वो एक साथ ही कवि, गणित शास्त्री, पुराणवेता, आचार शास्त्री, इतिहासवेता एवं राजनीति शास्त्री और इसके अलावा उसे संगीत और अन्य कलाओं का ज्ञान भी था। सोफिस्ट जो थे वे पेशेवर शिक्षक थे।
जैसे कि डॉक्टर और वकील अपना व्यवसाय करते हैं, उसी प्रकार से ये भी अपना व्यवसाय करते थे। सोफिस्ट जो थे वे व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे। सोफिस्ट विदेशी थे, इसीलिए इन्हें सामाजिक अधिकार तो मिले लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। अब बात आती है सोफिस्टों के राजनीतिक विचारों की। तो पहला विचार है मानवतावाद। सोफिस्ट जो थे वे सभी मानवतावादी थे। इन्होंने भौतिकवाद के बजाय मानवतावाद पर ज़्यादा जोर दिया है। प्रोटागोरस का कहना भी है कि सभी वस्तु का मापदंड मनुष्य है, इसीलिए मनुष्य का अध्ययन करो और अपने आप को सद्गुणी बनाओ। फिर सेकंड पॉइंट आता है सत्य की सापेक्षता। सोफिस्टों के अनुसार इस संसार में निरपेक्ष सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती और उन्होंने बताया है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं के लिए प्रमाण है, इसीलिए मनुष्य अपने विश्वास और इच्छाओं के अनुसार ही भले बुरे का निर्णय करने के योग्य है। आगे आता है राजनीति सत्ता का आधार शक्ति। सोफिस्टों के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है और जो शक्ति की दृष्टि से असमान होता है, इसीलिए राजनीतिक सत्ता का आधार शक्ति होता है। उन्होंने राजनीतिक सत्ता का उद्भव दो प्रकार से माना है। पहला, या तो शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों के खिलाफ अपने आप को संगठित कर ले, या फिर कमजोर लोग शक्तिशाली लोगों के खिलाफ अपने आप को संगठित कर ले। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कानून तथा न्याय की नीति विहीन व्याख्या। सोफिस्टों ने हम बताया है कि जो कानून होते हैं वो प्रकृति द्वारा नहीं दिए जाते, वरन राज्य द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और राज्य पर शक्तिशाली लोगों का आधिपत्य होता है, इसीलिए कानून भी शक्तिशाली लोगों के स्वार्थों का प्रतीक होता है और उनके द्वारा जो किया जाता है वही न्याय होता है। फिर आगे आता है प्रोटागोरस। प्रोटागोरस जो था वो एमोस द्वीप का निवासी था और वह वाक कला का अध्यापक था। इसके अनुसार सभी चीज़ों का मानदंड मनुष्य है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसके अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक समाज है जिसकी उत्पत्ति दैवीय प्रेरणा से या दैवीय शक्ति से हुई है, ना कि सामाजिक समझौते द्वारा। इसके अनुसार राज्य जो है वो शिक्षा का सर्वोच्च अंग है। प्रोटागोरस के अनुसार पुरुष और नारी दोनों समान हैं और इसने गणित पर अत्यधिक जोर दिया है। फिर सेकंड आता है एंटीफोन। एंटीफोन जो था वो पाँचवीं शताब्दी के अंतिम चरण का सोफिस्ट था। इसके अनुसार विधियाँ दो प्रकार की होती है, पहली प्राकृतिक, दूसरी मानव। प्राकृतिक विधि जो होती है वो उचित और सत्य होती है और हर मानव को इसका पालन करना चाहिए। और जो राज के कानून होते हैं उनका पालन करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये कानून प्राकृतिक विधि के विरोधी होते हैं। और इसके अनुसार सभी मनुष्य एक समान होते हैं, मतलब प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। अतः यूनानियों और गैर यूनानियों में भेद करना भ्रामक या निरर्थक है। फिर थर्ड आता है प्रोडिक्स। प्रोडिक्स जो था वो नीतिशास्त्र का अध्यापक था और व्याकरण का ज्ञाता था। फिर हिप्पियास जो था उसका संबंध एलिस से था और उसके कानून संबंधी जो विचार है वो महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार कानून दो प्रकार के होते हैं, ईश्वरीय या देव निर्मित कानून। फिर सेकंड मनुष्य निर्मित कानून। जो ईश्वरीय कानून होते हैं वो सार्वभौमिक सार्वकालिक होते हैं और जो ये कानून होते हैं इनको मनुष्यों ने नहीं बनाया है बल्कि प्रकृति ने बनाया है और इनके अनुसार ये कानून देवताओं द्वारा आए हैं।
फिर जो मनुष्य निर्मित कानून होते हैं वो राज्य के मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और ये कानून ईश्वरीय कानून से निम्न कोटि के होते हैं। फिर आता है थ्रेसी मेकर्स। थ्रेसी मेकर्स जो था वो अनुभववादी सोफिस्ट था और इसने प्राकृतिक अधिकार की जो धारणा है उसे अस्वीकार कर दिया था और इसके अनुसार वास्तविक अधिकार केवल वो ही होते हैं जिन्हें राज्य की सर्वोच्च शक्ति अपने कल्याण के लिए क्रिएट करती है। इसके अनुसार न्याय सबल का हित है। प्लेटो द्वारा सोफिस्टों की आलोचना भी की गई है जिसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि सोफिस्टों द्वारा उग्र व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया था जिसका प्लेटो विरोधी था। और दूसरा कारण है सोफिस्टों द्वारा शुल्क लेना। सोफिस्ट जो थे वे यूनानी युवकों को शिक्षा देने के बदले शुल्क लेते थे जिसे प्लेटो निंदनीय कार्य समझता था। अब बात करें सोफिस्टों के महत्व के बारे में, तो यूनानी राजदर्शन के इतिहास में सोफिस्टों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सोफिस्ट जो थे उन्होंने सांसारिक एवं भौतिक समस्याओं से ध्यान हटाकर इसे मानव पर ध्यान केंद्रित किया है और मानव पर ध्यान देने के कारण ही सुकरात को भी सर्वश्रेष्ठ सोफिस्ट कहा गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देने के कारण भी सुकरात को सोफिस्ट कहा गया है। अब जो प्लेटो है, प्लेटो पर भी सोफिस्टों का बहुत प्रभाव पड़ा था। जैसे कि उसने अपने जो प्रोटागोरस और गार्जियस नामक दो संवाद है वो सोफिस्टों के नाम पर रखे और इन्होंने ही हमें बताया है कि मनुष्य ही सब चीज़ों के लिए प्रमाण है और जो सत्य का आधार होता है वो व्यक्तित्व ही होता है। मतलब ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि एक व्यक्ति जिसे सत्य समझता है वही उसके लिए सत्य होता है। सोफिस्टों द्वारा ही सबसे पहले जो अस्त व्यस्त ज्ञान पढ़ा था उसे ही सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित किया। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।